नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। वहीं कांग्रेस की अगुवाई में संसद भवन में आज विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें लोक और राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स भी शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। पेगासस जासूसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में शुरुआत से ही गतिरोध जारी है। बैठक में विपक्षी दल आगे की रणनीति तय करेंगे। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में शुरू हो से ही दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई को सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। सूत्रों ने बताया कि संसद के दोनों सदनों में प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं की ये बैठक सुबह राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में होगी। विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहा है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए गत शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि ये कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक है। आपको बता दें कि पेगासस को लेकर लगातार गतिरोध जारी है और अब विपक्षी दल के सदस्य जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठक कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक होगी। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि पेगासस मुद्दे पर गतिरोध खत्म होने के बाद ही संसद में वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को सुबह नित्य दिनचर्या के बाद गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया गया। सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जनता दरबार में गोरखपुर सहित अन्य जिलों में करीब 100 से अधिक फरियादी आए। सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कर फरियादियों के पास गए। सबकी समस्याएं सुनने के साथ प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अधिकारियों से कहा कि गोरखपुर मंडल शिकायत पत्रों का निस्तारण वो शीघ्र करें। इसके अलावा अन्य जिलों की समस्याओं को लखनऊ दे दे। वहीं अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखे जाने के 1 वर्ष पूरे होने पर हनुमानगढ़ी में शाम के समय हनुमानगढ़ी में दीपमाला से दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान हनुमानगढ़ी के नागा संतों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर देसी घी के दीपक जलाए। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने का 1 वर्ष पूरे होने पर बेहद उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला के दर्शन किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वर्चुअल संवाद में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता जाहिर की और राम मंदिर निर्माण में चल रहे तेजी से कार्य को लेकर भी प्रसन्नता जाहिर की। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने आम जनमानस से आह्वान किया कि देश के आम जनमानस राम के चित्र पर पुष्प अर्पित करें, घर के बाहर 5 दीपक जलाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोरोना समाप्त हो और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे देश के राम भक्तों में एक अपार ऊर्जा, अपार उत्साह है। आज हम लोग एक तरह से जो है कहें तो पूरा ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। इसके नाते मैं देश के सभी आम जनमानस से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि भगवान राम की चित्र रखें और वहां पर पुष्पांजलि करें और अपने घर के सामने में 5 दीपक जलाएं और भगवान से आवाहन और भगवान से प्रार्थना करें कि पूरे विश्व का कल्याण हो, कोरोना समाप्त हो और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बिना विघ्न बाधा का बनकर तैयार।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी है। इसके लिए लखनऊ में उन्होंने साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान अखिलेश ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम अब तक 350 कहते थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो सकती है कि 400 सीटें मिल जाएं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। बीजेपी आजकल अपराधियों के करीब पहुंच गई है। साइकिल यात्रा पर निकले सपा अध्यक्ष ने कहा कि साइकिल यात्रा का मकसद बदलाव है। बीजेपी सरकार की नाकामियों से हर वर्ग परेशान है। जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव तक पार्टी लगातार कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। यूपी के बहराइच में 7 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से साइकिल जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी विधानसभा वाइज सपाइयों ने साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार, जंगलराज, बिगड़ती कानून व्यवस्था, दलित उत्पीड़न, किसान उत्पीड़न को लेकर उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली है। हरवा में दलितों के नेता माने जाने वाले पूर्व कानून मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र राकेश वर्मा के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी नेताओं का ये उत्पीड़न कर रहे हैं और आज हम खास चार तो हट और वो बीमार हैं, इसमें मेदांता में उनका इलाज चल रहा है। हमारी पार्टी और हमारे नेता निरंतर प्रयास कर रहे हैं कोर्ट में और कोर्ट के बाहर उनको जल्द से जल्द पहले स्वस्थ हों, स्वस्थ होने के बाद। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल चाखी को हटा दिया गया है उनके पद से। आपको बता दें कि उनकी जगह राम सुभग सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। बताया जा रहा है कि राम सुभग सिंह को संघ से नजदीकियों का लाभ मिला है। इसके अलावा भाजपा के बड़े नेता भी राम सुभग सिंह की पैरवी कर रहे हैं, जबकि अनिल चाखी को पी मित्रा की जगह राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त लगाया गया है। इस नियुक्ति के बाद अनिल चाखी पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि अनिल चाखी की छवि ईमानदार अफसरों में आती है। हाल ही में मंत्री के साथ झगड़े की खबरें भी मीडिया में सामने आई। वहीं मुख्य सचिव को बदलने का मामला विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूंजा। विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमारा ये जानना है कि व्हाट आर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कि आपको मुख्य सचिव बदलने पड़ रहे हैं। सत्र 13 तक चल रहा है और इस दौरान आपने मुख्य सचिव का ये फैसला ले लिया। आज का अखबार में छपाया है कि मुख्य सचिव को किसी आयोग में भेजा जा रहा है और नए चीफ सेक्रेटरी लगाए जा रहे हैं। अभी मुख्य सचिव को 2 साल पड़े हैं सर्विस के और हिमाचल प्रदेश का जो है व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी बना है और उसको आप इस ढंग से हटाओगे तो ये मसला हमने उठाया। छठा चीफ सेक्रेटरी इन्होंने बदल दिया। छठा मुख्यमंत्री जी को अभी 4.25 साल भी नहीं हुए हैं और इस दौरान छठा चीफ सेक्रेटरी है। तो ये जो है ऐसे तो अंशकालीन कर्मचारी भी नहीं बदला जाता जिस तरीके से ये बदल रहे हैं। और हमने इनसे जानना चाहा कि पिछले दिनों आया कि कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी का और एक मंत्री का झगड़ा हुआ, वो भी अखबारों में आया और हमने कहा कि क्या उसकी पृष्ठभूमि ये है कि मंत्री के आप दबाव में हैं या कि फिर आप जो है क्या वजहें बनी हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से ख्याल रखते हैं। इस मामले में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है उनकी। और वैसे भी कोई भी अधिकारी कहाँ होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाएगा, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए जब उनकी सरकार थी
तो कितने लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहां पर लगाया। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल अनुचित है, जो सदन का विषय ही नहीं है। और अधिकारी चाहे वो प्रदेश के अंदर का है चाहे प्रदेश के बाहर का है, अधिकारी सिर्फ अधिकारी है, उसका अपने दायित्व को निर्वहन करना है, जिम्मेवारी के साथ करना है। इसलिए उनको भी बांटना और उस राजनीतिक दृष्टि से उनको भी किसी तराजू में तोड़ना, वो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो एक नया कीर्तिमान बना रही है। इसी के साथ मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम आज पिंक लाइन की महत्वपूर्ण गलियारे का शुरुआत कर चुका है, जिससे दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कई यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल निगम पिंक लाइन में अपने एक छोटे से खंड की शुरुआत करने जा रहा है। इसका उद्घाटन हो चुका है। वहीं यात्रियों के लिए इस रूट को आज दोपहर 3 बजे शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि निर्माण के बाद शुरू होने जा रही पिंक लाइन देश की सबसे लंबी लाइन बन जाएगी। जानकारी के अनुसार अभी तक मयूर विहार, पॉकेट 1 स्टेशन और त्रिलोकपुरी के बीच पिंक लाइन के बचे हुए हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है और अब आज से मेट्रो लाइन शुरू हो जाएगी। उद्घाटन शुक्रवार को यानी आज हुआ है। शुरू होते ही पिंक लाइन देश की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन बन गई है। बताया जा रहा है कि इस नए हिस्से को शुरुआत के साथ पिंक लाइन की 59 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण की शुरुआत होने पर मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ही मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें आम आदमी के लिए बंद हैं। फिलहाल अब महाराष्ट्र के सीएम मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों के दोबारा परिचालन के विचार कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों के दोबारा परिचालन पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि अब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। वहीं मुंबई से बीते 3 सप्ताह से नए मामलों की संख्या औसतन 500 से कम आ रही है। ऐसे में लोकल ट्रेनों के परिचालन के लिए सभी पहलुओं पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में बीते सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया था। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को मुंबई लोकल में सफर करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपाकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की पीठ का कहना है कि जब कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद भी उन्हें घर में रहना पड़ रहा तो वैक्सीन देने का क्या फायदा। वहीं यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं और जल्द ही बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए प्रशासन की ओर से संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया गया है। जिले में बाढ़ के प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम खोला गया है। कंट्रोल रूम के फोन नंबर जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच राजस्थान के धवलपुर बैराज से लगभग 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसमें गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 17 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि येलो अलर्ट भी कई जगह पर जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 6 जिलों राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, अशोकनगर में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश के अनुमान है और उसको देखते हुए जिलों में
ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन 6 जिलों में 64.5 मिलीमीटर से 204 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। फिलहाल भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश पहले ही बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि अब तक भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम की ओर से 41 साल बाद कांस्य जीतने का जो सपना था वो पूरी तरीके से टूट गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से शिकस्त दे दी है। आपको बता दें कि 41 साल बाद अवसर मिला था भारतीय महिला हॉकी टीम को पदक जीतने का, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से शिकस्त दी है। हालांकि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। ਭਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਹਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੋ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ 5 ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ। टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम की ओर से 41 साल बाद भारत की झोली में कांस्य पदक डालने की खुशी हर तरफ दिख रही है। संगरूर में 2 अलग अलग जगह खुशी मनाते हुए लड्डू बांटे गए। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की तरफ से खुशियां मनाते हुए संगरूर के लाल बत्ती चौक में लड्डू बांटे गए और दूसरी तरफ संगरूर के हॉकी खिलाड़ियों ने हॉकी ग्राउंड में खुशियां मनाते हुए खिलाड़ियों को लड्डू बांटकर उनको बधाइयां दी। हॉकी में पूरे 41 साल बाद मेडल जीतने वाले भारत की हॉकी टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी पंजाब के हैं, इसलिए पंजाब के हर शहर में जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहमियार खान में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में तोड़फोड़ और आग लगने के मामले में भोंग शरीफ पुलिस की ओर से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग 6 धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है। वहीं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आज इस मामले की सुनवाई होगी। पाक पुलिस की ओर से 4 अगस्त शाम 5 बजे ये FIR दर्ज कर ली गई। मामले की जांच अब्दुल हमीद नाम के एक ASI को दी गई। इसी बीच पाक में हिंदू परिषद के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली के सदस्य डॉक्टर रमेश कुमार बंकवानी ने ट्वीट कर बताया कि गणेश मंदिर पर हमले के बाद सही करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सिद्धिविनायक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के 24 घंटे के ज़्यादा समय बीत जाने के बाद FIR दर्ज की गई। सभी FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसमें किसी के ऊपर नामजद FIR नहीं दर्ज किया गया है, जबकि वायरल वीडियो में तोड़फोड़ करने वाले के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिद्धि विनायक मंदिर में आग लगा दी गई थी। अब इस मामले को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अब इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि पुलिस की तरफ से 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि इस एफआईआर में अभी तक किसी का नाम दर्ज नहीं किया गया है, जबकि वायरल वीडियो में मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। इसके बावजूद किसी का भी नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।